हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 611 के लेक्चर नंबर 3 है। ये एक पूरी सीरीज़ है और इसके अंदर हम बिज़नेस और लेबर लॉज डिस्कस कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशंस एंड सोर्स ऑफ लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स काइंड। ज्यूरिस्प्रूडेंस को मैंने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 जो था उसके अंदर मैंने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसकी क्लासिफिकेशन जितनी भी दी गई है इसमें, जिसमें एनालिटिकल है, हिस्टोरिकल है और एथिकल है, इनको मैंने पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, अब जाके वो देखें इस, और उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और द मेन पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन क्या है? कमांड ऑफ सोवरेनिटी मतलब हकमियत। सोवरेनिटी मतलब हकमियत किसी भी चीज़ की, यानी कि मतलब लॉ अगर आपने बना लिया और उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, यानी मतलब उसकी हकमियत ही नहीं है, तो लॉ कोई फ़ायदा नहीं है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यानी कि मतलब क्या, लॉ आपको राइट देता है, ज़रूर देता है। लॉ आपको राइट देता है कि आप सड़क पे चलें, ठीक है, पैदल चलें, गाड़ी में चलें, बस में ट्रैवल करें या फिर बाइक पर ट्रैवल करें, कोई भी सी भी चीज़ पे ट्रैवल आप कर सकते हैं। और ऑब्लिगेशन, लेकिन किस तरह चलना है ये आपकी ऑब्लिगेशन है। मतलब अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो कानून का एहतराम करें और फास्ट लेन में ना चलाएं, और इसी तरीके से आप सिग्नल की पाबंदी करें। और कोजन यानी मतलब दबाव के साथ, ताकत के साथ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। और डेफिनेशन ऑफ लॉर्ड रेडक्लिफ है, यू विल नॉट मेक मिस्टेक मीनिंग्स ऑफ सपोज दैट। इसका मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ इस डेफिनेशन का। मतलब इन्होंने तो एक तरफ इन्होंने कहा है कि आप लॉ कैन नॉट बी लर्न बाय लर्निंग द लॉ, यानी मतलब लॉ नहीं सीख सकते आप, यानी कि लॉ किसी को आप लर्निंग के ज़रिए सिखा नहीं सकते, ठीक है। एक लॉ जो है वो इटसेल्फ यानी कि खुद हिस्ट्री से आता है, सोसाइटी से यानी कि सोशियोलॉजी सोसाइटी से आता है, एथिक्स से आता है, मतलब सोसाइटी की क्या एथिक्स हैं, और फ़लसफियाना लाइफ यानी कि मतलब फ़लसफ़ी जो लाइफ है वहाँ से लॉ आता है। ये दरअसल इन्होंने लॉर्ड रेडक्लिफ साहब ने बात हमें बताई। और क्लासिफिकेशन ऑफ यानी लॉ कितने किस्म के होते हैं। इम्पेरेटिव लॉ होता है, ये तो लॉ मतलब यानी कि जो लाजमी लॉ है, मतलब लॉ तो है ही। फिज़िकल लॉ है, साइंटिफिक लॉ है, जैसे साइंटिफिक न्यूटन के लॉ जो हैं वो हैं, और जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं वो नेचर लॉ, नेचर और मोरल मतलब नेचर मतलब नेचुरल, यानी मतलब सूरज मशरिक़ से ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि मगरिब से निकलेगा, नेचुरल है, ठीक है। मोरल मतलब अखलाकियात है, अखलाकियत मतलब किसी भी सोसाइटी में, अब जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी में आपको जब बाहर निकलना है तो आप किस तरह रोड पे चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, ये पाकिस्तान में कल्चर अलग है। आप इंग्लैंड में चले आए या अपना USA में चले आए तो वहाँ के थोड़े से मॉरल्स अलग हैं। तो हर सोसाइटी के अपने अपने मॉरल्स होते हैं। कन्वेंशनल लॉ यानी मतलब जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल लॉज जो होते हैं वो कस्टम, यानी कि मतलब किसी चीज़ का कोई कस्टम है, मतलब जैसे होता है ना कि किसी कस्टम मतलब समझ लें आप कि ट्रेडिशनल जो फॉलो किया जा रहा है वो है। प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज हैं। इंटरनेशनल यानी कि आलमी कवानीन है, जैसे पाकिस्तान जो है UN का मेंबर है और आलमी कवानीन उन सब पे अप्लाई होते हैं जो UN के मेंबर होते हैं। सिविल लॉ जो आप पढ़ रहे हैं वो सिविल लॉ ही है, सिविल लॉ की ब्रांच ही है आप पढ़ रहे हैं। और एसेंशियल ऑफ इम्पेरेटिव लॉ यानी इम्पेरेटिव लॉ के क्या है? जनरल रूल्स आम रूल्स हैं, ठीक है। जनरल रूल्स यानी मतलब कॉमन रूल्स जो हैं। अथॉरिटी बिहाइंड इट, ऐसे आते कोई अथॉरिटी देगा, पार्लियामेंट अथॉरिटी देगी, अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट अथॉरिटी देगा कि भाई अथॉरिटी कोई ना कोई तो अथॉरिटी होगी। इन्फोर्सेबल ऐसे आते जो, अब जैसे पुलिस है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पुलिस उसको इन्फोर्स करवाएगी। तो ये है एक, ये है एसेंशियल ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। अब है सोर्स ऑफ लॉ पाकिस्तान, यानी मतलब सोर्स कहाँ से लॉ आता है। एक तो हिस्टोरिकल सोर्स है, यानी मतलब हिस्ट्री से लॉ उठ रहा है, और फिर लीगल सोर्सेस जिसके अंदर लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट समझ लें आप, जो बॉडी है वो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है। और यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामानी निज़ाम है कि भाई पार्लियामेंट के मेंबर बैठते हैं वो लॉ बनाते हैं। और इस तरीके से अब प्रेसिडेंट, अब जो
यानी मतलब प्रेसिडेंट मतलब होता है जो वो फैसले जो पार्लियामेंट ने बनाए थे उनकी बुनियाद पे कोई अच्छे फैसले, ऐसे फैसले जिनकी इम्प्लीमेंटेशन यानी मतलब जैसे कि कोई लॉ बना दिया और उसको इम्प्लीमेंट, तो यानी जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब कोई केस गया, उन लॉ की यानी कि मतलब उनकी रोशनी में कोई ऐसा फैसला दिया जो मतलब कह सकते हैं आपके ऐसा फैसला दिया गया उस यानी कि मतलब उसकी लॉ की समझ लें आप तावील करी, यानी कि मतलब लॉ को बताया कि भाई हाँ ये लॉ इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा। कस्टम है यानी जो ट्रेडिशनल चलते हुए आ रहे हैं वो उनके यानी कि उनकी बेसिस पे भी लॉ बन जाता है। और इस तरीके से एग्रीमेंट यानी मतलब आपस में पार्टी में जो जैसे एक बंदा है उसने दूसरे बंदे से कोई एग्रीमेंट किया और वो ऐसा एग्रीमेंट था, जानदार एग्रीमेंट था कि जब लोग जो बॉडीज़ थी जैसे लेजिस्लेशन उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला हाँ यार ये तो बड़ा जानदार है, तो उन्होंने उसको वो भी लॉ की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और सोर्स ऑफ शरिया लॉ अल कुरान है, सुन्नत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इज्तिहाद है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, इसकी अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं उलमा कराम हैं आप उनकी वीडियोस देखें तो आपको ये शरिया लॉस के बारे में आपको बेहतर रहनुमाई मिलेगी। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब एक लॉ बनता कैसे है। अगर जैसे मिसाल दे मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाएगी। पाकिस्तान के अंदर दो तरीके की लेजिस्लेशन है, एक विद नेशनल असेंबली इन सेशन, यानी मतलब अगर नेशनल असेंबली जो है यानी जो आपकी जो जैसे अब फेडरल जो नेशनल असेंबली है जिसमें आजकल पीटीआई की हुकूमत है, और इस तो अब वो अगर कोई लॉ बनाना चाह रही है तो वो कैसे बनाएगी, वो ऐसे बनाएगी कि भाई वो कोई जैसे किसी भी चीज़ पे वो लॉ बनाना चाह रही है, जैसे कि मोबाइल यूजेज पे अगर लॉ जैसे बनाना चाह रही है कि भाई जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो पूरा बैलेंस देंगी, जैसे पहले हुआ भी था, लेकिन ये कि अगर अब वो लॉ बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, या फिर टैक्स उन्होंने बढ़ाना था तो वो उन्होंने बढ़ाने के लिए भी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे एक ड्राफ्ट तैयार होता है, ठीक है, वो नेशनल असेंबली में पेश कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अंदर दो कैटेगरी है, मनी बिल और ऑल अदर बिल्स। अभी हम ऑल अदर बिल्स की बात करेंगे, सही है। अब ऑल अदर बिल्स की हम बात करेंगे तो इसके अंदर ये है कि ऑल अदर पे मनी बिल पे भी मैं आऊँगा। ऑल अदर बिल्स यानी मतलब मनी बिल को अभी छोड़ देते हैं, ऑल अदर बिल्स यानी कि मतलब कोई भी एक ऐसा लॉ बनाना चाह रही है, जैसे ये अभी जैसे कि पनिश ये इसकी रेप का जो यानी कि मतलब जो बंदा रेप करे उसकी पनिशमेंट हो कैपिटल पनिशमेंट हो, यानी कि मतलब उसको सजाए मौत दे दिया है। वैसे तो ये लॉ मौजूद है, लेकिन अगर चले हम बोलते हैं कि हम बनाना चाह रही है कि पब्लिकली उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, तो एक ड्राफ्ट पेश कर दिया जाएगा और फिर नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग होगी। वोटिंग के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ वो पास हो गया, तो वो नेशनल असेंबली से पास हो गया तो अब वो सेनेट को भेजा जाएगा। सेनेट उसको देखेगा, अगर सेनेट कह रहा है कि भाई ये नेशनल असेंबली ने जो पास किया है वो बिल सही है, वो बिल यानी कि बिल्कुल एज इट इज़ सही है, तो वो भी उसको पास कर देंगे, तो उसको प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर सेनेट में अगर वो पेश किया गया और सेनेट ने बोला नहीं, ये जैसे 10 पॉइंट्स थे, 10 में से बोला भाई 2 पॉइंट्स हमें यानी कि मतलब हम इसमें चाहते हैं कि कुछ री डिस्कशन हो, तो सेनेट वापस नेशनल असेंबली में भेज देगी। अब नेशनल असेंबली में भेज दिया, तो अब अगर नेशनल असेंबली इसको दोबारा प्रूफ कर दे उन्हीं पॉइंट्स के साथ, तो और सेनेट को भेज दे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जैसे आते फिर सेनेट देखेगा, यानी कि मतलब देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई सेनेट में बिल आ गया, अब सेनेट जो है वो सारे पॉइंट्स 10 के 10 पॉइंट मान गया तो प्रेसिडेंट को मिल जाएगी। और अगर अब सेनेट ने बोला नहीं भाई 2 पॉइंट्स में हमें एतराज़ है, नेशनल असेंबली को उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब जब नेशनल असेंबली को उन्होंने रिटर्न कर दिया, नेशनल असेंबली ने बोला हाँ ठीक है ये सेनेट ने अच्छे पॉइंट उठाए, इन 2 पॉइंट्स को हमने अमेंड कर दिया, और फिर दोबारा सेनेट को भेज दिया, और सेनेट ने बोला हाँ ठीक है, तो फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास चले आएगा। अब प्रेसिडेंट ठीक है, लेकिन अगर सेनेट उसको रिजेक्ट कर देता है, इन केस
कि भाई नहीं हम बिल मान ही नहीं रहे, तो दोबारा नेशनल असेंबली में आएगा, और नेशनल असेंबली सेनेट की बात नहीं मान रही। ये भी है ना कि मतलब 2 पॉइंट्स जो थे, अब वो सेनेट ने जो भेजे कि भाई नहीं हम नहीं, ये 2 पॉइंट नहीं मान रहे, ठीक है, तो वो नेशनल असेंबली में भेज दिया, और नेशनल असेंबली में बोला कि हम सेनेट की यानी कि हमने सही पॉइंट किए, तो अब ज्वाइंट सेशन होगा यानी मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट में। अगर इसके अंदर 2/3 मेजोरिटी के अंदर पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट को पेश कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मनी बिल की। मनी बिल मतलब यानी कि फाइनेंस का जो मतलब बजट समझ लें आपको, एक इन शॉर्ट अगर लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो बजट है। बजट जो है वो डायरेक्ट नेशनल असेंबली में यानी कि पेश होता है, वो सेनेट को पेश नहीं किया जाता, सेनेट की से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट को भेजा जाता है जिस तरीके से तमाम बिल है, लेकिन तमाम बिलों के अंदर सेनेट इन्वॉल्व था, लेकिन मनी बिल के अंदर ऐसा नहीं है। मनी बिल नेशनल असेंबली में होता है, जैसे ही अप्रूव हुआ 2/3 मेजोरिटी के साथ वैसी वो प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है, और प्रेसिडेंट जो है वो अब प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि वो उसको अगर उन्होंने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो वो दोबारा भेज देते हैं वापस सेनेट जो जहाँ से बिल आया होता है, ओरिजिन जहाँ होता है, और अगर उन्होंने उस जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन थी उनको अप्रूव कर दिया तो ठीक है। लेकिन सेंड ऑफ रिकन्सिडरेशन पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन, यानी कि ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या, वो जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर के मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट का जब मुश्तरका इजलास होगा उसके अंदर इस बात को डिस्कस किया जाएगा अगर प्रेसिडेंट जो है वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। और फिर उसके आगे अगर एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंट ने तो वो एक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं कि असेंबली यानी मतलब जैसे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर केयर टेकर सेटअप आता है। अब जब केयर टेकर सेटअप आया तो जो असेंबली नेशनल असेंबली यानी मतलब इलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो उसके मेंबर्स तो नहीं है, तो इसलिए अब प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी जो हमारा आइन है, जो बेस लॉ है, यानी मतलब जो हमारा आइन है, उसने इजाज़त दी है कि प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना सकता है, लेकिन उसकी शर्त है। उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त ये है कि वो सिर्फ 4 महीने तक रहेगा। जैसे जो कंपनी एक्ट 1984, अब आप बोलेंगे कि वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों है, लेकिन आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी लॉ बना सकता है, क्योंकि नेशनल असेंबली अब यानी सेशन में नहीं है, क्योंकि अभी सब मुल्क में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए नेशनल असेंबली तो है नहीं। तो अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो लॉ बनाएगा, उसका अरसा 4 महीने होगा, और अगर अब 4 महीने अब मैं बताता हूँ उस चीज़ का जवाब कि आपका 84 ऑर्डिनेंस अभी तक क्यों है। क्योंकि अगर वो 4 महीनों के अंदर जो नेशनल असेंबली थी वो वापस आ गई, यानी मतलब इलेक्टेड हो गए, इलेक्शन हो गए सारी नेशनल, अब उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंट ने हमारे यानी हम जो नहीं थे, यानी मतलब हम जब नेशनल असेंबली नहीं थी, एक्टिव सेशन में नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो बिल बनाया था ये तो बड़ा ज़बरदस्त था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रूवल दे दी कि भाई प्रेसिडेंट का ये बिल जो है ये रहेगा। अब जब अप्रूवल मिल गई तो अब ये जब तक पार्लियामेंट ना चाहे तब तक इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इसलिए ऑर्डिनेंस यानी 84 का ऑर्डिनेंस को एक्ट इसलिए नहीं बनाया, एक्ट क्यों, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रखी जाएगी। अच्छा, इसका मतलब अब एक्ट जो है, अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव होता है। जैसे कंपनी एक्ट 2017 वो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ है, और 1984 वो बनाया, ओरिजिनली जो बनाया था वो तो प्रेसिडेंट ने बनाया, लेकिन जब नेशनल असेंबली एक्टिव हुई तो उन्होंने उस चीज़ को अप्रूव कर दिया, तो इसलिए वो ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो और पार्लियामेंट ने अप्रूव तो कर दिया, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रखने के लिए और उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी यानी इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।